30 दिसंबर की रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और शहर की चकाचौंध से दूर नीलगिरी अपार्टमेंट के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। 10:30 बज रहे थे जब आरुषि अपना सामान लेकर नीचे उतरी। सामने खड़ी वो पुरानी बिल्डिंग देखकर ही उसे थोड़ा अजीब लगा। दीवारें सीलन भरी थीं और वहां की हवा में कुछ भारीपन था। आरुषि गेट की तरफ बढ़ी तो देखा वहां एक बूढ़ा वॉचमैन रामू काका बैठा है। उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान थीं, जैसे वो देख तो रहा हो पर उसकी नजरों में कोई चमक ना हो। आरुषि ने हिचकते हुए कहा, नमस्ते काका, मैं आरुषि, फ्लैट 1312 की नई मालकिन। काका ने धीरे से सर उठाया और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आ गई बेटी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। ये ले चाबी, पर संभल कर, आज की रात बहुत भारी है। आरुषि जैसे तैसे 13वें फ्लोर पर पहुंची। कॉरिडोर की लाइटें बार बार जल बुझ रही थीं। उसने कांपते हाथों से 1312 नंबर का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सफेद चादरों से ढका हुआ था। आरुषि के मन में एक ख्याल आया, यार, शहर के बीच इतना बड़ा फ्लैट मुझे इतने सस्ते में मिल कैसे गया? पर उसने खुद को तसल्ली दी। वाइन की एक बोतल खोली और सोफे पर बैठ गई। पर्स से दादाजी की फोटो निकालकर वो मुस्कुराई। देख रहे हो दादाजी, आखिरकार मैंने अपना घर ले ही लिया। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ठीक 11:30 पर सन्नाटे को चीरते हुए एक लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। आरुषि का माथा ठनका, क्योंकि उसने तो कोई फोन लगवाया ही नहीं था। उसने डरते डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक बेहद डरावनी और धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला छोड़ देना आरुषि, आज 31 तारीख की रात है, हम सब आ रहे हैं। आरुषि की सिकटी पिट्टी गुम हो गई। उसने फिर पूछा, कौन बोल रहे हैं आप? आरुषि की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक फोन कट हो गया। पहले तो आरुषि को लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस शहर में उसे कोई जानता तक नहीं था, ना ही उसके किसी दोस्त के पास इस घर के लैंडलाइन नंबर की जानकारी थी। आरुषि डर के मारे फोन पटक देती है। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो स्क्रीन देखती है, अलर्ट, मेन डोर अनलॉक हो गया है। वो भागकर हॉल की तरफ देखती है। मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर कॉरिडोर में पूरी तरह अंधेरा है। कौन है वहाँ? ये मजाक बंद करो। वो दरवाजा बंद करती है और उसे जोर से लॉक कर देती है। वो हाँफ रही है। तभी दरवाजे पर जोरदार वार होता है, जैसे कोई उसे तोड़ना चाहता हो। काका, रामू काका, आप हैं क्या? अचानक दरवाजे के नीचे से एक पुराना एग्रीमेंट पेपर अंदर सरकाया जाता है। उस पर बड़े अक्षरों में खून से लिखा है, वेलकम होम आरुषि। वो फ्लैट का दरवाजा खोलकर गैलरी में दौड़ती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। वो लिफ्ट का बटन दबाती है, लिफ्ट आती है। वो अंदर घुसकर ग्राउंड फ्लोर बटन दबाती है। लिफ्ट नीचे जाती है, लाइट चमकती है और दरवाजा खुलता है। आरुषि बाहर कदम रखती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर आरुषि का चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं, बल्कि वही फ्लैट 1312 का हॉल था। मेज पर रखा वाइन का ग्लास अब भी वहीं था। आरुषि को यकीन नहीं होता। वो सीढ़ियों की तरफ भागती है। वो एक मंजिल नीचे उतरती है, दूसरी मंजिल, और जैसे ही वो तीसरी मंजिल का दरवाजा खोलती है तो वो फिर से अपने ही फ्लैट के सामने खड़ी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? आरुषि थक कर दीवार के सहारे बैठ जाती है। तभी उसे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, आरुषि, यहाँ देखो, हमारे पास आओ। वो देखती है कि दीवार का पेंट
धीरे धीरे झड़ने लगा है। पर्दे उखड़ते ही दीवार के भीतर से इंसानी बाल और कुछ हड्डियां झांकने लगती हैं। ये दृश्य देखते ही वो घबराकर पीछे हट जाती है। तभी दीवार पर उभरे हुए हाथों के निशान साफ दिखने लगते हैं, मानो दीवार के अंदर कैद लोग उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, भीतर से जोर लगाकर रास्ता बना रहे हों। तभी आरुषि की नजर सोफे के नीचे एक पुरानी धूल भरी डायरी पर पड़ती है। वो उसे खोलती है। पहले पन्ने पर उसके दादाजी यानी बिल्डर खन्ना की फोटो थी। डायरी में लिखा है 31 दिसंबर 1980, आज नीलगिरी अपार्टमेंट की नींव पूरी होगी। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि जब हमारे परिवार का खून इस इमारत को नहीं सींचेगा, ये खड़ी नहीं रहेगी। मैंने 10 बलियां दे दी है। दादाजी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अचानक घर की रुकी हुई घड़ी चलने लगती है। 11:45 रात। पूरे फ्लैट में फर्श पर रखा सामान अपने आप हिलने लगता है। दीवारों से डरावनी आवाजें और फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। हमारा बदला, आरुषि, तुम्हारा खून। आरुषि इंटरकॉम उठाकर वॉचमैन को कॉल करती है। काका, मुझे बचाइए, ये दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। रामू काका की आवाज फोन पर ठंडी और स्थिर थी। डरो मत बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ ही मिनटों बाद रामू काका वहां पहुंच गए। आरुषि घबराई हुई उनके पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, रामू काका, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। रामू काका ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और भारी लहजे में कहा, बेटी, आज की रात हम यहाँ से नहीं निकल सकते। आरुषि सन्न रह गई। उसने डरते हुए उनसे सवाल किया तो रामू काका ने नीलगिरी अपार्टमेंट के पीछे छुपे उस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया, जिसे सालों से इस इमारत ने अपने भीतर दबा रखा था। बात साल 1980 की है। मिस्टर खन्ना, जो उस वक्त शहर के सबसे नामी बिल्डर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में झोंक दी थी। लेकिन काम शुरू होते ही वहां कुछ बेहद अजीब होने लगा। दिन में पिलर खड़े किए जाते और रात होते ही वो अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाते। एक नहीं, दो नहीं, हर बार यही नतीजा। देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स हार मान गए। मिट्टी की जांच हुई, मशीनें बदली गई, पर इस तबाही का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। खन्ना को अपनी बर्बादी अब साफ दिखने लगी थी। जब विज्ञान के रास्ते बंद हुए तब वो अंधविश्वास की चौखट पर पहुंचे। उनकी मुलाकात एक अघोरी तांत्रिक से हुई। उस तांत्रिक ने जमीन को घूरते हुए बस इतना कहा, खन्ना, ये जमीन ईंटों का बोझ नहीं, ये तो कुछ और मांग रही है। इमारत खड़ी करने का वादा तो मिला, लेकिन एक भयानक शर्त के साथ। शर्त थी 31 दिसंबर 1980 की काली रात को कुल 11 बलियां। उसमें कहा, देख, वो 10 बलियां गुमनाम मजदूरों और बेघरों की चलेगी, जिनकी गिनती न पुलिस के पास है न ऊपर वाले के पास। दुनिया उन्हें भूल चुकी है लाला। लेकिन 11वीं बलि ये किसी एरे गहरे की नहीं होगी, ये तेरे अपने खून की होगी, तेरे अपने खानदान के कोई चिराग की। डर और लालच में अंधे होकर खन्ना ने इंसानियत बेच दी। उसने उन 10 मजदूरों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया। उनका खून नींव में पड़ते ही इमारत सचमुच खड़ी होने लगी। लेकिन जब 11वीं बलि का वक्त आया, जब खन्ना को अपने ही परिवार का गला काटना था, तो वो पीछे हट गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। कुदरत और काली शक्तियों को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसी रात उसी कंस्ट्रक्शन साइट से गिरकर खन्ना की रहस्यमयी मौत हो गई। पुलिस फाइलों में वो महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन असल में वो उस तोड़े गए वादे की सजा थी। तंत्र अधूरा रह गया और बस तभी से नीलगिरी अपार्टमेंट की वो प्यासी दीवारें अपनी उस आखिरी 11वीं बलि के इंतजार में आज भी जाग रही है। कहानी सुनते सुनते आरुषि का गला सूख चुका था। रामू काका की आवाज खामोश हो गई, लेकिन कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आरुषि ने कांपते हुए रामू काका की आंखों में देखा। वो अब एक बेबस बूढ़े की आंखें नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी क्रूरता तैर रही थी। आरुषि धीरे से पीछे खिसकी और अटकते हुए बोली, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? रामू काका के चेहरे पर वही रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान वापस लौट आई और उनकी गर्दन एक अजीब झटके के साथ
टेढ़ी हुई। बाहर शिकारी जाल बिछाता है, पंछी को आजाद करने के लिए नहीं, उसे कैद करने के लिए। 45 साल से मैं इस गेट पर बैठा हूं ताकि खन्ना का खून वापस आए और उस अधूरे वादे को पूरा करे। आरुषि को झटका लगा। उसे समझ आ गया कि जिसे वो अपना रक्षक समझ रही थी, वो दरअसल इस काल कोठरी का पहरेदार है। मतलब वो 11वीं बलि मैं हूँ? हाँ, तुम्हारे दादाजी ने जिन 10 मजदूरों को इन दीवारों में चिनवाया था, उनमें मैं भी एक था। हम सब की रूहें भूखी हैं, वो तुम्हारे इंतजार में दीवारें पकड़े खड़े हैं। आज हिसाब बराबर होगा। तभी दीवार घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया। कांटा 11:59 पर था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट की रोशनी रह गई। आरुषि को उन रूहों ने दीवार के अंदर खींच लिया। घड़ी में 12 बज गए और सब कुछ